तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है वाह बेटा, औरत की खातिर पिता से जुबान लड़ाते हो। वर्षा ससुर जी को चाय का कप देकर अभी रसोई में पहुंची भी नहीं थी कि कप टूटने की आवाज़ सुनकर जल्दी से बैठक में पहुंची तो क्या देखती है, दीवार और फर्श पर चारों तरफ चाय के निशान बने हुए हैं। उसके ससुर जी ने जानबूझकर चाय का कप दीवार में दे मारा था और उसे और उसके माता पिता को अपशब्द बोले जा रहे थे। यह सब देखकर वह तो कुछ पल को जैसे पत्थर की मूरत ही हो गई। वह तो उसकी सासू माँ आई और उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से हटाया और खुद पति से बोली, बच्ची है, अभी नई नई आई है, जानती नहीं आपको किस तरह की चाय पसंद है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। मैं अभी आपकी पसंद की चाय बनाकर लाती हूँ, उन्होंने गरजते हुए कहा। सिखा देना इसे कि मैं कैसी चाय पीता हूँ। अब इसकी शादी हो गई है, अपना यह बचपना मायके में छोड़ कर आती। मेरे घर में ऐसी गलतियों के लिए जगह नहीं। इसने गलती की है तो सज़ा भी मिलेगी। आज इसे दोपहर का खाना नहीं मिलेगा। उन्होंने अपना फैसला सुनाया और बैठक में बैठे किसी भी व्यक्ति की कुछ भी कहने की हिम्मत तक नहीं हुई। सभी के हाथ में वर्षा की बनाई चाय थी जिसे वे चुपचाप पी रहे थे। किसी को कोई शिकायत नहीं थी। चाय बहुत अच्छी बनी थी, फिर भी उसके ससुर जी ने यह तमाशा क्यों किया उसे समझ नहीं आया। इस अप्रत्याशित घटना और अपमान की अनुभूति के कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए। ससुर जी ने उसके माता पिता के लिए जिन अपशब्दों का प्रयोग किया था वह उसके लिए असहनीय थे। आज उसकी शादी को तीसरा दिन है। ससुर जी ने एक बार भी नहीं सोचा कि नई नवेली दुल्हन को उनके इस व्यवहार से कैसा लगेगा, पर सास उसकी पीड़ा समझ रही थी और बोली, बहू, इनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इनकी तो आदत हो चुकी है। तू ज़रा इनसे बचकर रहना और आइंदा से इनका कोई काम करने से पहले मुझसे पूछ लेना। आज रात को तुम्हें घूमने के लिए निकलना है, जाओ, जाकर तुम अपने कमरे में अपनी पैकिंग कर लो। किरण जी ने सोचा इससे बहू का मन बदल जाएगा और उन्होंने उसे अपने कमरे में भेज दिया। पर कमरे में जाकर वर्षा रोने लगी कि यह किस तरह का घर है जहाँ एक छोटी सी गलती के लिए उसके पूरे खानदान को उल्टी सीधी बातें सुना दी गई और किसी ने कुछ नहीं कहा। और इसमें उसकी गलती भी क्या थी? उसने तो अपनी तरफ से बढ़िया चाय बनाई थी। मुझे इस घर में आए मात्र 3 दिन हुए हैं, तो अभी से मुझे कैसे सबकी पसंद नापसंद के बारे में पता हो सकता है। ससुर जी को इतना तो सोचना चाहिए था। बिना वजह मुझे और मेरे घर वालों को गालियाँ देनी शुरू कर दी। एक उसके पिताजी हैं जिसे उसने कभी ऊंची आवाज़ में अपनी भाभी से बात करते हुए भी नहीं सुना, और एक उसके ससुर हैं जिन्होंने भरी बैठक में सबके सामने अपनी नई बहू को अपमानित कर दिया। उसका मन ससुर जी के प्रति क्रोध और घृणा से भर उठा। उसके हाथ काम कर रहे थे पर ध्यान अब भी वहीं था। बाहर से लगातार अब भी आवाज़ आ रही थी। सास ने उसे तो बचा लिया था पर खुद अभी ससुर जी के कोप का भाजक बन रही थी। ना जाने पत्नी को क्या क्या उल्टी सीधी बातें सब लोगों के सामने बोले जा रहे थे, पर एक भी विरोध का स्वर उसे सुनाई नहीं दिया और ना ही उसकी सास ने अपने बचाव में कुछ कहा। पर बात यहीं ख़त्म नहीं हुई थी।
जैसे ही उसका पति पुष्कर बाहर से लौटा, ससुर जी की फिर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वह कह रहे थे, बेटा तुम्हें इस औरत को लेकर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी सही जगह रसोई घर है। बिना वजह पैसा और समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था। औरत जात को ज़्यादा सर पर नहीं बिठाना चाहिए। पैर की जूती पैर में ही शोभा देती है। पर लगता है तुमने मेरी बात पर गौर नहीं किया। आज इस लड़की को अपने घर की बहू बनाकर मैं पछता रहा हूँ। कल को तुम्हें भी पछताना पड़ेगा अगर अभी से इस पर नकेल नहीं कसी तो। यह हम सबके सर पर तांडव करने लगेगी। और उन्होंने पुष्कर को सारी घटना कह सुनाई। सारी बात सुनकर पुष्कर बोला, पिताजी, इतना सब कुछ करने से पहले आपको सोचना चाहिए था। अभी उसे इस घर में आए समय ही कितना हुआ है जो आप उससे इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा रहे हैं कि वह बिना कहे ही सब कुछ समझ जाए। इस पूरी घटना में मुझे वर्षा कहीं से भी दोषी दिखाई नहीं पड़ती। वर्षा जो अपने कमरे में बैठी यह सब सुन रही थी और मन ही मन घबरा रही थी कि पता नहीं अब पति उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा। पुष्कर की बात सुनकर उसके मन को तसल्ली हुई कि चलो कोई तो इस घर में ऐसा है जो सही को सही कहने की हिम्मत रखता है। बेटी की बात सुनते ही रमेश जी ने उसे जोरू का गुलाम करार देते हुए कहा, वाह बेटा, बिल्कुल सही जा रहे हो। शादी को 4 दिन नहीं हुए कि औरत की खातिर अपने पिता के साथ जबान लड़ाने लगे। 30 साल तक जिस बाप ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि आज तुम उसके साथ जुबान लड़ा सको, उसकी इतने दिनों की मेहनत और तपस्या को इस औरत ने 3 दिन में ही अपने रूप जाल से धो डाला। पुष्कर बोला, पिताजी, आपको जैसा सोचना है आप सोच सकते हैं। बात का बतंगड़ बनाने की आपकी पुरानी आदत है। और इतना कहकर वह अपने कमरे में चला आया। कमरे में डरी सहमी बैठी वर्षा को देखकर वह बोला, पिताजी की बात को इतना महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। यह लड़ाई झगड़े तो सारी उम्र चलते रहेंगे, पर यह खूबसूरत समय वापस लौटकर नहीं आएगा। चलो दोनों साथ मिलकर पैकिंग करते हैं। वर्षा ने कुछ कहना चाहा तो पुष्कर ने उसके होठों पर उंगली रखकर कहा, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। मैं सब जानता हूँ और तुम्हें घर के बारे में बहुत सी बातें हैं जो मुझे बतानी है। वर्षा चुप हो गई और दोनों ने मिलकर पैकिंग की। शाम को दोनों माँ का आशीर्वाद लेकर हनीमून के लिए निकल गए। ससुर जी जानबूझकर गुस्से में इस समय घर से बाहर चले गए थे। यह 10 दिन कैसे बीत गए वर्षा और पुष्कर को पता ही नहीं चला। खूबसूरत और प्यार भरी यादें लेकर दोनों हनीमून से लौट आए। साथ ही साथ पुष्कर ने वर्षा को अपने घर और परिवार के बारे में भी बहुत कुछ बताया था। उसके पिताजी का डोमिनेंट नेचर और माँ का चुपचाप उनकी इन हरकतों को बर्दाश्त कर लेना। घर में रोज़ रोज़ छोटी मोटी बातों पर होते लड़ाई झगड़े, सब कुछ पुष्कर ने वर्षा को विस्तार से बताया था। उसकी बातों से वर्षा इतना तो समझ चुकी थी कि उसके ससुर जी की नज़रों में औरतों की कोई इज्जत नहीं होती और ना ही वे अपनी पत्नी को सम्मान देते हैं। और अब शायद यही परंपरा वह वर्षा के साथ भी दोहराना चाहते हैं। जैसे उसकी सास आज तक उनका अच्छा बुरा व्यवहार सब कुछ बर्दाश्त करती आई है, ऐसी ही आशा वे वर्षा से रखते हैं। पर वर्षा आज की लड़की है जिसके लिए उसका आत्मसम्मान किसी भी चीज़ से पहले आता है। उसने भी फैसला कर लिया है कि वह ससुर जी की हर गलत बात का पुरजोर विरोध करेगी और उसकी सास का खोया हुआ सम्मान भी
इस घर में लौटा कर रहेगी। और इसमें पुष्कर भी उसके साथ है, क्योंकि बचपन से ही वह अपनी माँ पर पिताजी द्वारा की गई ज्यादतियाँ देखता आया है और अब अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे पिताजी की नाराज़गी ही क्यों ना झेलनी पड़े। अब वह छोटा बच्चा नहीं रहा जिसकी आवाज़ को पिताजी एक थप्पड़ मारकर दबा सकते हैं। वर्षा ने अपनी सास के लिए भी उनकी मनपसंद रंग की साड़ी खरीदी थी। उन्हें गुलाबी रंग बहुत पसंद था, पर ससुर जी ने हमेशा उन पर अपनी पसंद थोपी, यहाँ तक कि कभी उन्हें अपनी पसंद के कपड़े भी नहीं पहनने दिए। जानती तो किरण जी भी थी कि पति का व्यवहार उनके लिए कितना गलत है, पर अपने मायके की हालत देखकर चुप रह जाती, क्योंकि 7 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। गरीबी को उन्होंने करीब से जाना था, हमेशा अपनी बड़ी बहनों की उतरन ही पहनी थी और अपने बाकी भाई बहनों के मुकाबले उनका ससुराल समृद्ध था और माता पिता उनकी किस्मत पर बहुत खुश थे कि बेटी को इतना अच्छा वर और घर मिला। असलियत बताकर वे उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि सिवाय दुखी होने के वे उनकी कोई सहायता नहीं कर सकते थे। संबंध विच्छेद या तलाक की बात तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे। इसीलिए क्यों सच बताकर उनकी झूठी खुशी छीनी जाए, यही सोचकर किरण जी ने अपने मुंह पर ताला लगा लिया और जैसा भी ससुराल में होता रहा उसे स्वीकार करती चली गई। उनकी इसी चुप्पी से रमेश जी की हिम्मत धीरे धीरे बढ़ती गई। जब तक उनके सास ससुर जीवित थे सभी साथ रहते थे और पति के व्यवहार पर अंकुश रहता था, पर उनके जाने के बाद सभी एकल परिवार में रहने लगे और उन पर रमेश जी के अत्याचार बढ़ते गए। क्या वर्षा अपनी सास के लिए सचमुच कुछ कर पाएगी? क्या वह ससुर जी के व्यवहार में बदलाव लाने में कामयाब हो सकेगी? यह सब जानने के लिए कहानी के अगले भाग की प्रतीक्षा करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।